स्ट्रीमिंग चालू है, चेक लिंक। कैसे बेशर्म हो तुम लोग। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं विच इज अबाउट टाइप्स ऑफ ऑफर। सही ना? सो कल तक हमने जो टॉपिक्स किए थे दोज वर रिलेटिंग टू एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए आप लोग जानते हो ऑफर होना जरूरी है, बिकॉज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो आज और मंडे के दिन हम लोग बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं रिलेटिंग टू ऑफर, जिसमें से आज सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं विथ द टर्म एंड टाइप्स ऑफ ऑफर। लेट्स चेक इट आउट। वॉल्यूम नंबर 1A। कौन घेर रहा है? संभालो अपने आप को बेटा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑफर पेज नंबर इज 1.9। ओके, अच्छा टाइप्स ऑफ, अच्छा ठीक है, हम लोग पहले टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ऑफर बाद में करते हैं, इसके बाद करते हैं, बुक के हिसाब से ही चलते हैं फिर। सो लेट्स डू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टुडे। ऑफर और ऑफर के टाइप्स हम लोग इसके बाद कर लेंगे, ठीक है? तो बुक्स के फ्लो के हिसाब से ही हम लोग जाते हैं। सो लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। चलो, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली बात तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। सबसे पहला जो टाइप है दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जिसके बारे में हमने पिछले 2 दिनों में डिस्कस किया है वो अगर प्रेजेंट है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स। एक बार ये पॉइंट रीड करो तो पॉइंट नंबर 1 का सब लोग साथ में।
सो बेसिकली सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड ओनली अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल इन द आईज ऑफ लॉ. तो अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जाए, देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट शुड कंटेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स. There should be proper offer, proper acceptance. There should be intention to create a legal obligation. There should be possibility of performance, lawful consideration, lawful object, free consent वगैरह वगैरह. सारी चीजें अगर प्रेजेंट है तब माना जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. Okay, so such a contract which contains all the essential elements of a valid contract is known as a valid contract. Okay, valid contracts are binding as well as enforceable. Valid contracts are binding as well as enforceable. So they are enforceable in the eyes of law. कल जाके अगर किसी ने दिए गए वादे को तोड़ा है, you can file a case in the court of law against them and you can claim the damages because such contracts are enforceable by law. Yes or no guys? तो इसमें तो कुछ बात समझने की थी नहीं. ए और बी के बीच में जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ये बाइक बेचेगा और ये 10,000 रुपए देगा. ए और बी अज्यूम करते हैं दे हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कंसेंट फ्री है और बाकी सारी चीजें अगर हम अज्यूम करते हैं, देन इज दिस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? इज इट एनफोर्सेबल? एंड इज इट बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज? तो दिया गया वादा क्या उनको अब पूरा करना ही पड़ेगा? अरे हाँ है ना. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. पॉइंट 2 किस बारे में बात कर रहा है? एंड इट इज really a very important point. What do you mean by the word void contract? Virtual students, Gurukul kids, please pay attention. Come on guys. Void contract. Void इस शब्द का मतलब होता है invalid. Void का क्या मतलब होता है? Invalid. क्या मतलब होता है? Invalid. So basically valid का opposite is void. बट यहां पे वी आर लुकिंग इनटू द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ये जो हम टाइप देख रहे हैं इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज इट? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझाने के लिए पहले मेरे को आपको समझाना पड़ेगा वॉइड अग्रीमेंट का मतलब. ठीक है, बातें मत करो प्लीज. वॉइड अग्रीमेंट का मतलब, क्योंकि जब आप वॉइड अग्रीमेंट का मतलब समझ जाओगे आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का भी मतलब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. तो सुनो ना मेरी बात, यहां पे हुआ क्या है. वॉइड अग्रीमेंट नाम में लिखा है वॉइड अग्रीमेंट. वॉइड, मैंने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है? वॉइड. सो बेसिकली यहां पे आपका तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है. अमर, माइक का कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है आज, थोड़ी सी यहां से आवाज कम कर दे, मेरे को लग रहा है. चेक चेक चेक. ओके, ज्यादा हो गया. तुमको नहीं लग रहा है कुछ कि ठीक लग रहा है तुमको? ठीक है क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. जब हम नाम ही देखते हैं वॉइड अग्रीमेंट, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था. ओके, ये अग्रीमेंट की तरह ही रह गया. इनफैक्ट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता तो उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते, क्योंकि अगर एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं होते तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं. तो यहां पे इन शॉर्ट कोई तो चीज की कमी है एंड दैट इज वाई इट डिड नॉट टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो ऐसे अग्रीमेंट को हम कहेंगे एज अ वॉइड अग्रीमेंट. एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूं. एग्जाम्पल, व्हेन यू एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ओके विथ एन इंसॉल्वेंट पर्सन or a person who does not have sound mind,
आप बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है? वैलिड क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि दैट पार्टी डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज दैट पार्टी डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सुनो गाइस, तो अब आप खुद सोचो, यहां पे आपने अगर इंसॉल्वेंट व्यक्ति के साथ या किसी अनसाउंड माइंड व्यक्ति के साथ अगर आपने ऑफर दे दिया, एक्सेप्टेंस भी मिल गया, क्या आपके बीच के अग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है? आपके बीच का अग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज इट लैक्स फ्रॉम वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स विच इज कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे केस में ये तो इनवैलिड था, वो भी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। बराबर या नहीं? ऐसे अग्रीमेंट्स को कहते हैं एज वॉइड अग्रीमेंट्स। इसको लैटिन में कहते हैं वॉइड एब इनिशियो। लैटिन में क्या कहते हैं? वॉइड एब। वॉइड मतलब इनवैलिड, ab initio means right from the beginning. So anything that is void right from the beginning is known as void ab initio. What is it known as? Void ab initio. Everyone has to repeat with me. चाहे आप गुरुकुल से लेक्चर देख रहे हो, फेस टू फेस अटेंड कर रहे हो, या वर्चुअली भी घर बैठे बैठे आप लोग लेक्चर क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि जितना आप मेरे साथ बोलोगे उतनी चीजें आपको याद रहेगी। आप ये चीज आप बिल्कुल मत भूलिए कि भले ही आपको सारी चीजें समझी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको याद भी और आप लिख भी पा रहे हो। सो प्लीज जस्ट रिमूव दिस मिसकंसेप्शन। समझना एक अलग एस्पेक्ट होता है, याद करके लिखना एक टोटल अलग एस्पेक्ट होता है। सो इफ यू आर नॉट रिपीटिंग विथ मी, यू आर नॉट रिवाइजिंग विथ मी, आप अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बाकी समझदार को इशारा काफी है। तो आप ऐसी कोई हरकत ना कीजिए जिससे आपको ही नुकसान होने वाला है या जिससे आपको दर्द होने वाला है, क्योंकि इसकी सारी सजा आप ही भुगतने वाले हो। नोबडी इज गोइंग टू बी एट लॉस, नॉर योर फ्रेंड्स, नॉर योर रिलेटिव्स, नॉर योर टीचर्स। ऐसी हरकतें करने की वजह से नुकसान एक ही पर्सन का होने वाला है, एंड दैट इज योर सेल्फ। So don't do any such stuff which will give you regrets later on. Okay? Please say along with me. पहली बात तो सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, उसमें इंस्टीट्यूट ने उसको सब्जेक्टिव बना दिया, और ऊपर से लंच के बाद का सेशन है, और गर्मी का मौसम एसी में बैठे हैं। तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर पॉसिबल होगा हम देखते हैं, जून से मेरी इंटर की क्लास खत्म हो जाएगी तो हम मॉर्निंग सेशन रखेंगे, बट तब तक तो एटलीस्ट आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा ना। तो थोड़ा सा लाइट लंच खा के आओ। आप सब्जी भी खा रहे हो, रोटी भी खा रहे हो, दाल चावल भी पापड़ अचार के साथ खा रहे हो, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो क्लास में बैठने के बाद आपको नींद ना आए एसी में, वो भी तो ऐसा नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग। कुछ दर्द रहने दो आपके जीवन में, ज्यादा ही सुख में हो आप लोग। वर्चुअल बच्चों का तो पता भी नहीं है कहां पे पढ़ाई करते हैं, स्टडी टेबल पे भी बैठते हैं या बस लैपटॉप को लेते लेते बस लेट जाते हैं वॉशरूम में। आ जाइए, चलो। वैसे आपकी जनरेशन का कोई भरोसा नहीं है, वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जा सकते हो आप लोग, और आपको इसमें कोई गिले शिकवे नहीं होगे। तो क्या हुआ मैम, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? टाइप्स के बच्चे हो आप। फॉरगेट इट, उन चीजों में नहीं जाना है अभी गहराई में, ठीक है? सम थिंग्स आर बेटर अनडिस्कस्ड। चलो आ जाइए। तो सुनो मेरी बात, और कुछ कहना है? नहीं, मत कहिए मत कहिए। सुनो मेरी बात एवरीवन। सो बेसिकली ये दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था, बेसिकली इट रिमेन्ड एज एन अग्रीमेंट। तो ऐसे
हुआ शुरू? ओके, सो इज इट वर्किंग नाउ? वीडियो ही नहीं दिख रहा है अभी. हाँ, हो गया. सो मैं बता रही थी कि अगर मैं अपना घर बेच रही हूं और उसके बदले में आपसे कोकेन मांग रही हूं, तो क्या कभी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? इट विल रिमेन एज एन अग्रीमेंट. इट वॉज इनवैलिड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था. ऐसे अग्रीमेंट्स को कहते हैं वॉइड अग्रीमेंट्स, वॉइड एब इनिशियल. बट देखो, वी आर लुकिंग इनटू द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. आपकी बुक्स में जो सेकंड क्लासिफिकेशन में पॉइंट आया है, दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड, इन दोनों हेडिंग में क्या डिफरेंस है? यहां पे हमने कहा है वॉइड अग्रीमेंट और यहां हम कह रहे हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. जब हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो इनिशियली दो व्यक्तियों के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था. दो व्यक्तियों के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था. दो लोगों के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था. बट बाद में ऐसी कोई घटना हुई जिसके वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहती हूं. बेटा ऑलरेडी मैंने रिपीट कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं कहा था. जब पॉज हुआ था ना, आई वॉज वेटिंग फॉर ऑल, आई डिड नॉट टीच एनीथिंग. ओके, सो डोंट वरी. एक एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहती हूं. बैक बेंचर्स, आप लोग भी ध्यान दोगे. आप देखो इस एग्जाम्पल में हुआ क्या है. इस एग्जाम्पल में कुछ ऐसा हुआ है. ए और बी ने इस घर को बेचने और खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है और उसी के बदले में ये उनको पैसे देंगे. चेक. सो बेसिकली, इज दिस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? टू पार्टीज having the capacity to enter into a contract, lawful object, lawful consideration, सब कुछ प्रेजेंट है. क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल और बाइंडिंग है? क्या इनके बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? आज जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, आज की तारीख है 1 जनवरी. ओके, प्रिज्यूमिंग कि कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर हुआ है? 1 जनवरी. बट देखो ना क्या हुआ है, सुनो मेरी बात. भले ही कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी को एंटर हुआ है, डिसाइड ये हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को हम परफॉर्म करेंगे 10 तारीख को. परफॉर्मेंस कब है कॉन्ट्रैक्ट का? परफॉर्मेंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना. जैसे कि अभी कुछ दिन पहले कौन आया था सिंगर पुणे में? औरंगाबाद में अरिजीत सिंह आया था ना. पुणे में आया था ना, मिल्स में. अरिजीत सिंह ही आए थे क्या? छोड़ो, ठीक है. मेरे को तो वो भी नहीं. चलो ठीक है, छोड़ो, मेरे को पता नहीं यार. हाँ, AR रहमान आए थे, राइट. तो सुनो मेरी बात. से फॉर एग्जाम्पल AR रहमान का कॉन्सर्ट है. आपने उस कॉन्सर्ट की टिकट्स बुक की है. आपने टिकट्स बुक की है कॉन्सर्ट के 10 दिन पहले. सो बेसिकली यू बॉट द टिकट्स, बट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कब होने वाला है? 10 दिन बाद. एग्जीक्यूशन का मतलब परफॉर्मेंस होता है. ठीक है. तो अब आज 1 जनवरी को दोनों पार्टीज के बीच में यह अग्री हुआ है कि मैं घर बेचूंगा और आप घर खरीदोगे. एंड एज अ टोकन बायर ने 2 लाख रुपए दे दिए. टोकन अमाउंट मतलब समझता है ना, जैसे शादी के पहले रुपया नारियल होता है, एडवांस जैसा, कि अब मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा टाइप्स. ठीक है. तो अब
आज 1 जनवरी को दोनों पार्टीज के बीच में डिसाइड हो गया कि ये घर बेचेगा और ये घर खरीदेगा, बट एक्चुअली कब ये एग्जीक्यूट होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट? 10 तारीख को। आज 1 जनवरी को क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ या ना? अनफॉर्चुनेटली 1 तारीख के बाद और 10 तारीख के पहले a big fire occurred in the neighborhood and it spread, और ये घर भी जल के खाक हो गया। ये पूरी घटना 7 तारीख को हुई है, 1 तारीख के बाद और 10 तारीख के पहले। बट अब आप बताओ, अगर 7 तारीख को पूरा घर जल के राख हो गया है, क्या 10 तारीख को सेलर घर बेच पाएगा? नहीं। और क्या बायर घर खरीद पाएगा? नहीं। बेचने और खरीदने के लिए घर तो होना चाहिए ना। तो 7 तारीख के घटना के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट अब एनफोर्स नहीं हो सकता है, इनफैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट। तो 7 तारीख से माना जाएगा दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम अ वॉइड। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर करते वक्त तो वैलिड था बट बाद में वॉइड हो गया। वॉइड क्यों हुआ? क्योंकि अब उसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? वॉइड अग्रीमेंट तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था, अग्रीमेंट पे अटक गया था, इट नेवर बिकेम अ कॉन्ट्रैक्ट। बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट बाद में कोई घटना के वजह से अब उसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं, तब वो बन जाता है अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तब वो क्या बन जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइस? श्योर? 100%? ये एग्जाम्पल चिट्ठी पे लिख लो। अच्छा, इस 2 लाख के एडवांस का क्या होगा? ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कीप इट विथ यू, you will have to refund the amount. So good, you all are applying your common sense, which is not supposed to be common. एक कुछ ऐसा ही गाना लगा रही हूं मैं। स्टिक नोट है आपके पास? नजर से आज सैटरडे मूड है ना थोड़ा सा। चौक पर हमने कलेजा रख दिया। So Himanshu and Gaurav, token amount will have to be returned, okay? मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। हाँ
Done? नैना मेरे नैना जुड़वा ये गाना बहुत बड़ा गाना है. बस चलो, क्या हो गया ना, बस नहीं लिखा अभी तक क्या? देखो मैं वापस से रिपीट कर रही हूं जस्ट इन केस देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच. सुनो, नहीं नहीं नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ ना, अगर कुछ बच्चों का वो पॉज हो गया था ना वीडियो. वॉइड अग्रीमेंट बेसिकली कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था. इट रिमेन्ड एज एन अग्रीमेंट. वाई डिड इट रिमेन एज एन अग्रीमेंट? बिकॉज कुछ तो एलिमेंट था जो मिसिंग था. ऐसे तो इतनी चीजों का होना जरूरी है तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनता है, बट कुछ तो चीज थी जिसकी कमी थी, जिसके वजह से आपका अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ. ओके, तो इट्स इनवैलिड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इज नोन एज अ वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड ab initio. कॉन्ट्रैक्ट तो 1 तारीख को ही बन गया था. हमने सिर्फ डिसाइड किया था कि रजिस्ट्री और एक्चुअल फुल पेमेंट विल बी डन ऑन 10th. कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑलरेडी मेड ऑन 1st, बट आफ्टर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड बिफोर इट्स परफॉर्मेंस 7 तारीख को ऐसी कोई घटना हो गई जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं था. तो तब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा. तो वो क्या बन जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. क्या बन जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स विच वर इनिशियली वैलिड बट लेटर ऑन बिकम वॉइड, ओके, because not possible to perform such contracts are known as void contracts, are known as great. Next, देखो एग्जाम्पल 18 पढ़ो ना, आप लोग समझ जाओगे. 18, Mr. X agrees to write a book with a publisher. Such a contract is valid. तो Mr. X is a writer and he agreed for a publisher कि मैं आपके लिए किताब लिखूंगा. आगे देखो क्या हुआ. But after a few days, X dies in an accident. तो ऑब्वियस सी बात है, X की बीवी बच्चे नहीं लिख सकते हैं. राइटिंग वर्क इज अ वेरी आर्टिस्टिक वर्क, वेरी क्रिएटिव वर्क. उनके डेथ के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा. सही या गलत? क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल. Here the contract becomes void due to impossibility of performance. यहां पे डेथ हुई है, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वहां पे घर जल के राख हो गया था. समझ में आई बात? वैसे ही एग्जाम्पल 19 पढ़ो आप लोग. चलो टुगेदर नाउ. A contracts with B. B कौन है? ओनर ऑफ द फैक्ट्री. फॉर 10 tons of sugar. Fire was caught in the factory and जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तब क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था? बट बाद में ऐसी कोई घटना हुई जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं. उस समय से माना जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. अरे हाँ कि नहीं बच्चों? थर्ड, और ये पॉइंट भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट.
ओके सुनो मेरी बात, यहां पे क्या हुआ है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक शब्द से बनता है जिसका मतलब होता है एबल टू बी वॉइड। नाम में लिखा है वॉइड एबल, वॉइड वॉइड समथिंग दैट इज एबल टू बी वॉइड, something that is able to be void is known as a voidable contract, is known as a अब ध्यान से सुनना, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वन ऑफ द पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं है। अच्छा कब पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं होता है, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, हाँ या ना, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। दे दो फोन बेटा, आपका फोन पास कर लो। अमर को फोन दे देते। सुनो मेरी बात, मैं चैटिंग करने नहीं दिया, टेंशन मतलब संभालने के लिए दिया है। सुनो मेरी बात, हाँ और डेंजरस है वो, आंखों में देखो कितनी मस्ती भरी है। सुनो मेरी बात, वन ऑफ द पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं है। ओके सो बेसिकली इधर देयर इज कोअर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। बेसिकली दूसरे पार्टी ने हाँ बोला है बट दिल से हाँ नहीं बोला है, प्रेशर में आके हाँ बोला है कि मेरी जान ले लेगा, मेरा यू नो, या तो फिर हम कह सकते हैं मॉरल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर है कि फिर ये मेरे बारे में क्या सोचने लग जाएगी, मेरे को एग्जामिनेशन में क्लियर नहीं किया टीचर ने तो क्या, तो देयर इज सम काइंड ऑफ प्रेशर। या जैसे कि वो बूढ़े कमजोर पिताजी कि मेरा ख्याल रखना बंद कर दिया तो फिर अब इस उम्र में मैं कहां जाऊंगा, वैसा टाइप्स का। तो अब ऐसे केस में यू आर अंडर एन प्रेशर एंड यू सेड यस, तो अब ऐसे केस में योर कंसेंट इज नॉट फ्री। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड नहीं होते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड नहीं होते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उनको कहा जाता है एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या कहा जाता है, दे आर एबल टू बी वॉइड। एबल टू बी वॉइड मतलब क्या, अग्रीव पार्टी जो है, अग्रीव पार्टी मैंने उस दिन भी कहा था, अग्रीव पार्टी मतलब दुखी आत्मा, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके दुख है, दर्द है, कंप्लेंट्स है, ग्रीवियंसेस है, अग्रीव पार्टी। ठीक है आपके भी है, आपके जीवन में क्या दुख दर्द है यार, सबसे बेस्ट जीवन है आपका, अभी तो बस शुरुआत है, सच में पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सच में। तो सुनो मेरी बात, जब तक जीवन है बेटा संघर्ष है, तब तक, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, याद रखना इसको। क्या बहुत गहराई में चले गए ये बच्चे। तो सुनो मेरी बात, संभाल लो, उसको पानी पिला दो यार, थोड़ा सा संभाल लो बेटा अपने आप को। सुनो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूं। सो अग्रीव पार्टी जो है उसके पास दो ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है, अग्रीव पार्टी अगर चाहे वो कुछ भी ना बोले, पिताजी को पता है इस बच्चे ने अपनी पोजीशन का गैर फायदा उठाया है और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ली है, बट पिताजी भी चुप है, सोचते हैं बच्चा कम से कम मेरा ख्याल तो रख रहा है, बाकी दोनों बड़े बेटे तो मुझे पूछते भी नहीं, तो कुछ नहीं कहते पिताजी, साइन कर लेते हैं सारे पेपर्स और सारी प्रॉपर्टी उस यंगेस्ट सन के नाम पे कर लेते हैं।
अगर पिताजी कुछ नहीं बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द आइज ऑफ लॉ. यस, बट अगर पिताजी कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं और ये बता देते हैं कि इस बेटे ने अपनी पोजीशन का गैर फायदा उठाया है, तब मैंने उसके सामने तो कुछ नहीं कहा और पेपर साइन कर लिए, बट रियलिटी में आई एम अंडर अ मॉरल प्रेशर फॉर साइनिंग ऑन दोज पेपर्स, तब ऐसे केस में लॉ मेकर उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर देंगे और कॉन्ट्रैक्ट को बना देंगे वॉइड. और कॉन्ट्रैक्ट को बना देंगे वॉइड मतलब सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर एबल टू बी वॉइड. Such contracts are able to be void, are known as voidable contracts. They are known as voidable contracts. Yes or no guys? और एक मैंने आपको नाना पाटेकर का गन पॉइंट का एग्जांपल दिया था. ऑब्वियसली तब आरके को अपनी जान की ज्यादा फिक्र है और उस जब दर्द में है वो गन पॉइंट के, ही विल साइन द पेपर्स एंड गिव द लोन. बट बाद में अगर आरके चाहे वो कोर्ट में नाना के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है और कह सकता है, हे जज साहब देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था वहां पे आई वॉज अंडर अ फिजिकल प्रेशर, ही वॉज थ्रेटनिंग मी टू किल मी एंड दैट इज वाई अंडर दैट प्रेशर आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट. यहां पे मेरा कंसेंट फ्री नहीं. तब ऐसे केस में द कोर्ट विल रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड विल ट्रीट इट एज वॉइड और कहेगे नाना पाटेकर को पैसे लौटाने के लिए एंड पोजीशन जैसे पहले होनी चाहिए थी वैसी ही हो जाएगी. बट अगर आरके चुप रहते हैं, हाँ आरके कहते कि ये गुंडे से क्या हम लड़ लेंगे और परेशान करने लग जाएगा. समझ रहे हो आप? ठीक है 50 लाख की बात है, कोई बात नहीं, मैं कमा लूंगा 6-7 महीने में, ऐसा आरके सोच रहा है. एक पिक्चर में काम कर लूंगा, आ जाएंगे 50 लाख रुपए. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये कुछ पंगे नहीं लेना है ये गुंडों से, इनसे दूर रहे वही बेटर है. सो द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स. नाम में लिखा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, एबल टू बी. स्टॉप प्लेइंग विद दैट ब्रेसलेट प्लीज. कैसे हो यार तुम लोग? कोई भी चीज से डिस्टर्ब हो सकते हो. Any contract that is able to be void is known as a voidable contract. अब देखो ना यहां पे क्या हुआ है. एक मालकिन है और उनका सर्वेंट है राजू. अब देखो ये मालकिन ने राजू को 17-18 साल का बच्चा था तब लाया था शहर में और काम सिखाया था, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई भी करवाई, ड्राइव करने सिखाया. फिर राजू गॉट मैरिड, खर्चा भी शादी का मैडम नहीं उठाया, उनके बच्चों का एजुकेशन का खर्चा भी मैडम नहीं उठाया. सो अब राजू, उसकी वाइफ, सब लोग मैडम के लिए काम करते हैं, मालकिन के लिए काम करते हैं. बट किसी एक दिन मालकिन को पता चला कि राजू के पास गांव में एक बड़ी खेती है, बड़ी जमीन है जिसकी कीमत कुछ 20 लाख रुपए है. कुछ 4-5 एकड़ जमीन है 20 लाख रुपए की. तो जैसे ही मालकिन को पता चला कि राजू के नाम पे एक 5 एकड़ की जमीन गांव में है, तो अब मालकिन राजू से कहती है कि ये जमीन तुम मेरे नाम पे ट्रांसफर करो, मेरे को भी एक फार्म हाउस बनाना है और इस जमीन के लिए मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगी. जमीन की वर्थ कितनी है? मालकिन दे कितना रही है? नाउ राजू इज अंडर दैट प्रेशर कि अगर मैंने मालकिन को मना कर दिया, एक तो वो मुझे घर से निकाल देगी, प्लस मेरा जॉब भी चले जाएगा, तो मेरी फैमिली का भी जॉब चले जाएगा, बच्चों का जो एजुकेशन है वो भी एट टॉस हो जाएगा. आई कैन नॉट रिस्क ऑल दिस. तो बेचारा मजबूरी में कागज साइन कर देता है और 20 लाख की जमीन बस 5 लाख में ही एक्सेप्ट कर लेता है. नहीं, धोखा नहीं है. देखो आप ऐसा भी सोचो,
कि राजू डज नॉट फील दैट ही इज बीन चीटेड, बिकॉज राजू माइट ऑल्सो फील कि जितना मालकिन ने मेरे लिए किया है वो 15 लाख से ज्यादा है, 5 लाख का तो कंसिडरेशन मिल ही रहा है. ही माइट ऑल्सो फील कि मेरे को शहर में लेके आना, मेरी लाइफ बनाना, मेरी शादी करवाना, बच्चों की लाइफ बनाना, मुझे ट्रेन करना, बच्चों को एडुकेट करना इज मच मोर देन 15 lakhs. ऐसा भी हो सकता है. Why are you always thinking the negative way? So it might happen that he entered into the contract. और 20 लाख की जमीन 5 लाख में इसने एक्सेप्ट कर ली है, and he does not want to resign the contract. Then the contract remains to be a valid. But अगर राजू को ये बात गलत लग जाए, लगे कि उतना काम भी तो मैंने किया है दिन रात, सुबह हो या शाम, गर्मी हो या ठंडी का मौसम, हर बार कोई भी मुसीबत की घड़ी हो तो फिर मैं खड़ा रहूं हमेशा. नॉट ओनली मी बट माई वाइफ ऑल्सो. सो वाई शुड आई गिव माई 20 लाख की जमीन फॉर 5 lakhs? अगर उन्हें गलत लग रहा है तब तो भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर ले, बट पीछे से ही कैन गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द मालकिन. ये किसका केस होगा बताओ ना, मैं हटाती हूं. इज इट कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस, जहां पे मालकिन इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ राजू और उन्होंने अपने पोजीशन का गलत फायदा उठा के 20 लाख की जमीन के लिए 5 लाख ही दिए हैं. अगर राजू चाहे, अच्छा अग्रीव पार्टी कौन है यहां पे, मालकिन या राजू? अगर राजू चाहे वो मालकिन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वाइड. बट अगर राजू चुप रहता है, विल द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? इन शॉर्ट, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विच आर एबल टू बी वॉइड. कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स है ये? एबल टू बी वॉइड. यस नो गाइस? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स. क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स. हाँ, एबल टू बी वॉइड, जहां पे वन पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं था. तो दैट पार्टी, if he wishes to, can either resign the contract, and if he does not wish to, can let the contract remain to be a valid contract. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में वो क्षमता होती है to be void. Such contracts are known as voidable contracts. Such contracts are known as able to be void. Able to be voidable contract. चुप रहे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, चुप नहीं रहे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. यस और नो गाइस? श्योर? 100%? ये एग्जाम्पल लिख लो. कुछ ऐसे ही गाने में लगाने वाली हूं. अनिल कपूर फैंस, ये गाना नहीं सुना है? पीपीटी लिखना है आपको, गाना नहीं बजाना है. डोंट बैंग द बेंचेस. नीचे के क्लासरूम से आवाज हो जाएगी कंप्लेंट. सजनों का सजन मेरा नाम है लखन. ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता
Done? फोटो का वन माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। अरे तो करके ड्राइंग नहीं करना है, सिर्फ लिखना है आप लोगों को। एक मिनट गाना लगाते दूसरा। ऐसे गाना भी सजेशन में भी आ रहा है, परदेसी परदेसी जाना नहीं। आपने वो गाना सुना है क्या, सलमान खान और ऐश्वर्या का है, हम दिल जीत चुके सनम का? कौन सा वाला? नहीं, तड़प तड़प के इस दिल से। This song is dedicated for all those who are the dukhi atmas. इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया। नंदिनी, 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 समीर चाह रहा है। ऐसा क्या तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। चलो डन। So these contracts are voidable contracts which are able to be void. They are able to be void at the option of the aggrieved party. अरे हाँ ना, तो जो दर्द में है, ओके, वो अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकता है, बट अगर वो खुद ही कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा? देखो, लॉ मेकर हैव ट्राइड टू प्रोटेक्ट यू, बट देन यू शुड बी इन अ पोजिशन टू हैव द करेज टू गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड फाइल द केस. यस, दैट इज योर ड्यूटी. अगर आप अपने लिए भी आवाज नहीं रेस कर सकते तो ऑब्वियसली बात है, नोबडी कैन डू एनीथिंग फॉर यू. सो इट्स योर ड्यूटी टू गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड फाइल अ केस अगेंस्ट द अदर पार्टी जिसने आपके साथ गलत किया है. देन लॉ मेकर आपको जस्टिस देंगे और कहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, इट विल बिकम वॉइड. बट इफ यू कीप योर माउथ शट, यू डू नॉट स्पीक फॉर योर सेल्फ, तो लॉ मेकर कहते हैं दीज कॉन्ट्रैक्ट्स देन रिमेन टू बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. इसलिए नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, एबल टू बी वॉइड. अभी तक क्या क्या क्लासिफिकेशन देखा हमने, बोलो तो जल्दी जल्दी. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हर वो कोई असेंशियल एलिमेंट जो प्रेजेंट होना चाहिए वो प्रेजेंट है, तब आपके कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट हमने देखा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. पहले वो वैलिड था बट बाद में ऐसी कोई घटना हुई जिसके वजह से अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं था. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट विच इज एबल टू बी वॉइड इज नोन एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ये एग्जाम्पल आपने लिखा है ना, पक्का? अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं एंड दैट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं, वो अग्रीमेंट ही रह जाता है. एक बार से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन रीड कर लेती हूं.
an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of the other party. Obviously voidable is only at the option of the aggrieved party. उन्हीं के पास वो चॉइस है, अगर वो चाहे उसको रिसाइन कर दे, ना चाहे तो वैलिड रख ले. हाँ, ये एग्जाम्पल 20 रीड करो ना. Sell his scooter to Y for 1 lakh. At gunpoint, coercion. Very good. हाँ है ना? So who is the aggrieved party? क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? The consent of X has been procured by Y at gun. लॉ से लड़ाई नहीं है, इंग्लिश से ही लड़ाई है. पहले बीसीआर होना चाहिए, फिर लॉ होना चाहिए. The consent of X has been procured by Y. The consent of X has been procured by Y. X is the aggrieved party, beta. X is the aggrieved party and thus the contract becomes voidable at the option of X but not at the option of Y. तो अगर X ने एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, बट अगर वो अपनी आवाज उठाता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ देन तो फिर कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड किया जाएगा एंड जिससे पोजीशन पहले थी वैसे की वैसी हो जाएगी. उसको उसका स्कूटर मिल जाएगा और उसको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे. ये बंदा 1 लाख रुपए दे भी क्यों रहा है पता नहीं. गन पॉइंट पे थ्रेटन करके मुफ्त में ही स्कूटर ले लेता था, वो भी 1 लाख रुपए स्कूटर के लिए. 1872 की एक्ट होगी, एग्जाम्पल होगा. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इलीगल अग्रीमेंट. इलीगल हाँ तो मैं बोल रही हूं ना, सुनो ना, थोड़ा सा चालू हो जाते हो आप लोग. वहां पे भले ही इलीगल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, प्लीज जस्ट कट द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट इट अग्रीमेंट. मैं आपको बताती हूं क्यों, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. अगर आपने ऐसा कुछ अग्री किया है विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, तो अब आप बताओ वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा क्योंकि आपका पर्पस ही इलीगल है. वो अग्रीमेंट ही रह जाएगा. इट विल नेवर गेट कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ए ने जब बी के साथ अग्री किया सी का मर्डर करने के लिए, यहां पे क्या आपका पर्पस इलीगल है? इट इज फॉरबिडन बाय लॉ. फॉरबिड होना मतलब प्रोहिबिट होना. फॉरबिड होना मतलब इट्स फॉरबिडन बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ. अरे हाँ या ना बच्चों? तो ऐसे केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट तो कभी बनता ही नहीं है यहां पे. इट रिमेन्स टू बी एन अग्रीमेंट. और इसलिए मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट कट करवा के अग्रीमेंट लिखने बोला है. दैट इज मोर क्लियर. इनफैक्ट कुछ बोलोगे क्या? सोच समझ के जवाब देना प्लीज. सिर्फ जवाब देने के लिए हाँ ना मत बोलो. एवरी इलीगल अग्रीमेंट इज void ab initio, but every void agreement may not be illegal. सुनो वापस से. एवरी, उधर देखो मत, जवाब. एवरी इलीगल अग्रीमेंट. इलीगल अग्रीमेंट मतलब क्या? सोचो, बताओ. हाँ, जिसका ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा है जिसको कानून ने फॉरबिडन, प्रोहिबिट किया है. सही या गलत? एवरी इलीगल अग्रीमेंट इज void ab initio. सही या गलत? बट एवरी void agreement मतलब भी void ab initio. इट्स नॉट ऑलवेज इलीगल. कैसे? एग्जाम्पल बताओ. हाँ तो जैसे बताओ.
अच्छा, आपने अगर कोई अग्रीमेंट अनसाउंड व्यक्ति के साथ एंटर किया है, या वो मैंने एग्जांपल दिया था ना, एक्स और वाई ने डिसाइड किया है दैट दे विल मेक जेड डेड पर्सन अलाइव, यहां पे परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है, बट ऐसा कुछ नहीं है दैट इट इज प्रोहिबिटेड और फॉरबिडन, और वो किसी को धोखा देना चाहते हैं और उनके इरादे वाहियात है, ऐसा कुछ है क्या? इलीगल नहीं है, बट वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो क्यों है? क्योंकि उसको परफॉर्म करना पॉसिबल। वैसे ही जब आप किसी अनसाउंड, इंसॉल्वेंट या आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, इट्स नॉट इलीगल बट इट इज वॉइड because the parties do not have the capacity to enter into a contract. बराबर कि नहीं? वैसे ही कुछ ऐसे अग्रीमेंट जो सोशल नेचर के हैं या डोमेस्टिक नेचर के हैं, हर बार वो इलीगल हो जरूरी थोड़ी ना है। आई इन्वाइटेड यू फॉर अ कप ऑफ कॉफी टुडे इवनिंग एट माई प्लेस, बट यू डिड नॉट कम। It's not illegal agreement. It's just void. Because our nature was more social. So that we come to know about each other. The relationship becomes more friendly. वो intention था. I will not sue you for not coming. Are you understanding this? But because it was lacking one of the essential elements. What was the essential element? Enforceability by law. There was no intention to create a legal relation. So इसीलिए हमारा agreement ही रह गया. It's a void agreement. Void ab in. It's not illegal. We did not decide to do something that is illegal. हम लोग gambling के लिए नहीं मिले. मैंने चाय पे ऐसे ही बुलाया है, चाय पे चर्चा, समझ रहे हो आप? So every illegal agreement is void, but every void agreement is not illegal. हाँ या ना? पक्का? 100%? तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को कट करके अग्रीमेंट लिख दो। सो ऐसी कोई चीज जो आपने डिसाइड किया है करने के लिए, विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, इज नोन एज एन इलीगल अग्रीमेंट। और नीचे मैंने क्लियरली लिखा है, ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल। कौन था ये? एक और एक है ना, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, कहां पर है? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट होता है। टेक्निकल डिफेक्ट, तो मैंने जो चेक का एग्जांपल दिया था, बर्थडे के दिन मैंने चेक लिख दिया, किसके नाम पे? उदय के नाम पे ही था क्या चेक? बट मैंने साइन नहीं किया, क्या ये चेक एनफोर्सेबल है? वाई? बिकॉज देयर इज सम टेक्निकल डिफेक्ट, बिकॉज देयर इज सम। बट जैसे मैं टेक्निकल डिफेक्ट करेक्ट कर लेती हूँ और मैं चेक पे साइन कर लेती हूँ, क्या उदय ये चेक को एनफोर्स कर सकता है? तो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एनफोर्स नहीं किए जा सकते हैं बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, बट जैसे यू मेक गुड द डिफेक्ट, the contract becomes enforceable in nature. The contract becomes enforceable in nature. Yes or no, guys? Yes. Sure? अरे 100%? Yes. So ऐसे समय पे जहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है? अनएनफोर्सेबल हुआ है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। बट जैसे ही आप टेक्निकल डिफेक्ट को करेक्ट कर लेते हो, the contract becomes enforceable in nature. The contract becomes the contract becomes देखो 5 टाइप्स हमने किए हैं।
Let's check it out. On the basis of validity, contracts are divided into 5 types. First, valid contract. What do you mean by valid contract? सारे के सारे essential elements present है, उसको कहते हैं valid contract. What do you mean by a void contract? जो कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तब वैलिड था, बट बाद में इनवैलिड हो गया, अनएनफोर्सेबल हो गया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज एबल टू बी वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टी, दैट इज द अग्रीव पार्टी, but not at the option of the other party, is known as a voidable contract. Illegal agreement एक ऐसा agreement होता है जहां पे आपका objective unlawful होता है, ऐसा object जिसको कानून ने prohibit forbid किया है, ऐसे agreements को क्या कहते हैं? Illegal agreements. All illegal agreements are void, but all void agreements may not be illegal. और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें होता है कोई टेक्निकल डिफेक्ट. जैसे ही आप टेक्निकल डिफेक्ट को मेक गुड कर लेते हो, क्या कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाता है? Such a contract having a technical defect is known as an unenforceable contract. Yes or no guys? अच्छा, आपके नोटबुक्स में आ जाइए प्लीज. नो पिच. Tomorrow is a holiday and today evening is also off for you all. So now, अभी evening ही होगी ना 4 बजे से. So this is not the reason why you should not get homework for law. हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क का है, हर एक सब्जेक्ट को उतनी इज्जत देनी है. हाँ, और जब आप आपके नोटबुक में आ रहे हो, बताओ तो नोटबुक. अच्छा, इसका तो यहीं पे कंप्लीट हुआ है. हाँ, तुम्हारी बुक बता. अब अगर आप देखते हो, आई वॉन्ट यू ऑल टू कम टू अ डबल शीट ऑफ पेपर. तो अब देखो, जैसे ये बच्चे ने जब लिखा है अपनी बुक में, तो यहां पे क्या हुआ है, ये यहां पे उसने होमवर्क किया है एंड दिस पेज इज ब्लैंक. So it is okay, Uday. I will make you write some different stuff over here. Just leave this page and come to a fresh new double sheet of paper. Why? Because double sheet of paper. कुछ बच्चों का टेंशन ही नहीं है क्योंकि उनका यहीं पे कंप्लीट हो गया है लिखकर. यहां पे अगर कंप्लीट हो गया लिख के तो फिर आपका तो वैसे भी डबल शीट ऑफ पेपर ही बनता है. तो आप लोग क्या करने वाले हो, जब आप डबल शीट ऑफ पेपर पे आओगे, आप बीच में हेडिंग दोगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके 3 बच्चे बनाने वाले, एनफोर्सेबिलिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस. और जैसे एनफोर्सेबिलिटी के 5 बच्चे हैं, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल. तो आप क्या करने वाले हो, हेडिंग दे दो, हम थोड़ा हेडिंग कर लेते हैं. आप 5 भी टाइप्स अलॉन्ग विथ 1 सेंटेंस एक्सप्लेनेशन आप होमवर्क की तरह लिखोगे, मतलब 10 सेंटेंसेस, बट उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बनवा के दे देते हो आप लोगों को. तो डबल शीट ऑफ पेपर पे आए हो आप बीच में हेडिंग दे दो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. थैंक यू. दो हेडिंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आपको देखो स्क्रीन पे ये जो चार्ट दिख रहा है ना, दिस इज लाइक अ समरी चार्ट, बट हम डिटेल चार्ट बनाएंगे क्योंकि हम लोग हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन भी इसी चार्ट में लिख देंगे. समझ में आई बात? गुड, होशियार हो आप लोग. लिखो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लिखा हेडिंग. उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो. एक्सट्रीम लेफ्ट में पहला हिस्सा रहेगा, लिखा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. टाइप्स का स्पेलिंग रॉन्ग है.
सिली मिस्टेक्स कभी कभी हो जाती है, इसलिए यू शुड ऑलवेज रिव्यू योर आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग इट टू द एग्जामिनर. कभी भी. लिखा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट बच्चा बनाओ वैलिडिटी या तो फिर एनफोर्सेबिलिटी, हेडिंग उसका दो. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं इट इज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी. What pitch? लिखा वैलिडिटी एनफोर्सेबिलिटी. तो जैसे मैं एक लिखवा के दे देती हूं आपको, पॉइंट 1 लिखो उसके नीचे. अब पॉइंट 1 लिखो. पॉइंट 1 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखो. Should I dictate? So a contract which contains all the essential elements is known as a valid contract. What pitch page is known as a valid contract? Second sentence उसी के नीचे लिखो. It is binding and enforceable. It is binding and enforceable. It is binding and enforceable. तो अब बाकी के 4 पॉइंट्स आप लिखोगे एज होमवर्क. यस और नो गाइस? चलो, एवरीवन हैज टू डू द होमवर्क. ओके, अब मंडे के दिन आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू एनी एक्सक्यूजेस. ठीक है, चलो, एंजॉय योर संडे. थैंक यू सो मच. बाय बाय.